सॉरी, वो बीच में एंट्रेंस आ गई थी, उसकी वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी थी मुझे। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, ये जो आपका सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रीक एज में चले जाते हैं कि ग्रीक एज जिन्होंने असल एक अगर आप देखें तो थ्रू आउट किसी एक बंदे का तो कंट्रीब्यूशन होता है नहीं, ठीक है, हज़ारों सालों की मेहनत होती है उसके अंदर। तो सेम गोज़ विद केमिस्ट्री के आपके पास सबसे पहले एरिस्टोटल थे, जिनका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है 384 टू 322 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। नेम ऑफ साइंटिस्ट एरिस्टोटल, एंड कंट्रीब्यूशन उनकी थी प्रपोज्ड आइडिया ऑफ द डेफिनेशन एज अ idea of the substance as a combination of matter and form, describes theory of four elements: fire, water, earth and air, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी जो है चार एलिमेंट्स की दी गई थी। पहले जो थे एलिमेंट्स, पहले उनको क्लासफाई ऐसे ही किया जाता था कि फायर होता है, वाटर होता है एंड अर्थ होता है एंड एयर होता है। जो कि अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगा। उसमें आपके पास होते हैं कि फायर होता है और वाटर होता है, अर्थ, एयर। तो ये जो पुरानी जो मिथोलॉजी थी एक तरीके से, तो उसमें ही इन्होंने समझा कि ये भी जो है फायर, वाटर, अर्थ, एयर से ही बने हुए हैं। पहले के लोग हैं यही माना करते थे कि यही चार चीज़ें हैं जिन्होंने बुनियाद डाली सारी चीज़ों की। तो ये था कि उन्होंने थ्योरी ऑफ फोर एलिमेंट्स जो है उसको डिस्क्राइब किया था एरिस्टोटल ने अपने काम में। उसके बाद आते हैं प्लेटो, 347 टू 428 BC, ठीक है। उसके बाद प्रपोज टर्म एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद अ पर्टिकुलर शेप, ठीक है। ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट वो भी ग्रीक थे, ये भी ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम कंट्रीब्यूशन की थी। 347 से 428 BC तक इनका जो था वो एरा था, यानी उसी टाइम के दौरान के ये लोग हैं। और उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटस, जिन्होंने प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एंड इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इस पे बहुत बार MCQ भी आ चुका है, मैं मेरे ख्याल में पहले भी कभी आया होगा कि किसने आइडिया ऑफ एटम दिए थे, तो डेमोक्रेटस ने दिया था। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जो AD है, ठीक है, एनो डोमिनी, जो मुस्लिम पीरियड एक तरीके से कहा जाता है। उसमें आपके पास जाबिर इब्न हयान है, जिन्होंने इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। जो खान कोयले की खान थी और ये मेटल्स जो थे, इनकी जो ओर्स थी जहाँ पे इनके ज़ख़ीरे थे, वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट आउट करना, जाबिर इब्न हयान ने जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं जिनके नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड के अंदर जो है उसके अंदर भी इनकी कंट्रीब्यूशन रही। अब आ जाते हैं अल-राज़ी पे। अल-राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, इथाइल अल्कोहल इन्होंने प्रिपेयर किया था। एंड अल-बेरूनी जो है वो डिटरमाइन डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इब्न सीना contributed in medicines, philosophy and astronomy. रॉबर्ट बॉयल आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, तो आपको बॉयल्स लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो रिलेशन आपको डिराइव करना पड़ता है। पुट फॉरवर्ड द आइडिया केमिस्ट्री सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड द गैसियस लॉ, ठीक है, जिसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। जे ब्लैक स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने किया था। जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। एक बार अगर आप इस ये जो पूरी टेबल है इसको आप एक बार रट लें तो ये इसके अंदर आप MCQs कर सकते हैं। शील डिस्कवर्ड क्लोरीन, कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, कैवेंडिश पहले भी आ चुका है कि डिस्कवर होता है हाइड्रोजन में, एंड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो सबको ही पता है। लवॉइसियर डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन इज़ 1/5 of the air. Gay-Lussac discovered the water is composed of 2 parts of hydrogen, one part oxygen by volume. Discovered several chemical and physical properties of airs and other gases, ठीक है। गे-ल्यूसैक लॉ भी एक लॉ था, तो उसको कहा जाता है कि गेज लॉ।
तो इसमें आपके पास यही है कि इन्होंने गैसेस का अब एक एरा है जिसमें गैसेस की आप डिस्कवरीज देखेंगे ना। तो उसमें आपके पास बॉयल पहले आ गया, उसके बाद आपके पास लुईज़ैक आ गया, अब आपके पास चार्ल्स लॉ भी आने वाला होगा। तो यही है, वो भी उन्होंने गैसियस लॉ नीचे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। तो ये अभी एक 16 सेंचुरी से एक टाइम शुरू हो गया जहाँ पे गैसेस तक बातें आ गई थी। पहले हम लोग मादियाती जो थे वो उस पर अटके हुए थे कि वाटर होता है, फायर होता है एलिमेंट, एंड जो है एयर होता है, एंड अर्थ होता है। तो ये उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की, एलिमेंट्स पे आए, एलिमेंट्स से गैसेस पे आए, गैसेस, और ऐसे ही करते करते जो है ये यहाँ तक हम पहुँचते हैं पेटिट के पास। इन्होंने हीट एक्सप्रेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स, आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे जब आप इंटर में होंगे, तो उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे कि पेटिट ने जो है ये एक तरीके से बुनियाद डाली थी, एक जो स्टोन कहते हैं लेट किया था, जो फाउंडेशन डाली थी उन्होंने की थी। उसके बाद है जे बर्ज़ेलियस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस सिंबल्स, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक। ठीक है, इसमें केमिकल इक्वेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, फार्मूलाज इंट्रोड्यूस किए थे, मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक। ठीक है, सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशंस, ये तीन चीज़ें याद रखें कि जे बर्ज़ेलियस ने रखी थी। मेंडलीव डिस्कवर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेनियस proposed acid-base theory and ions dissociation। अरेनियस थ्योरी है आपके पास, यहीं पे आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड बेस थ्योरी की जो बुनियाद है वो अरेनियस साहब ने रखी थी। एम फेराडे contributed the study of electromagnetism and electrochemistry। इनके भी लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मुतल्लिक और इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा फैराडेज लॉ, और आप इसको फर्दर इंटर में भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इंटर केमिस्ट्री, इंटर फिज़िक्स में भी हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नील बोर, इन्होंने, ये भी बहुत बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे। नील बोर के बाद आए थे रदरफोर्ड। तो इन्होंने इसी टाइम के दौरान इन्होंने ये सब बातें की थी कि नील बोर एक्चुअली उसके बाद मेरे ख्याल से आए थे, क्योंकि रदरफोर्ड के यहाँ पे टाइमलाइन में भी अगर आप देखें तो रदरफोर्ड पहले पैदा हुए थे और उसके बाद नील बोर थे। तो नील बोर प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो थ्योरी थी उन्होंने दी थी, नील बोर्स हाइड्रोजन जो है वो थ्योरी उसको कहा जाता है। तो वो आप, क्योंकि फर्दर ये इंटर में भी है तो मुझे याद है ये सारी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे श्रोडिंगर जो है वेव इक्वेशन थी, प्रपोज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और अल्फ़ा बीटा रेज, जिसके अंदर आपके पास रेडियो एक्टिविटी के और रेडियो एक्टिविटी जो आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेज क्या होते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये रेडियो एक्टिविटी आप कह सकते हैं एज ए पोस्टुलेट इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो पॉइंट है उसको आप ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि ये दो चीज़ें की थी इन्होंने। अब स्टैंड्रा नेथ बेस प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, जो कि हमें पता है कि प्लाज्मा है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, इन दोनों ने प्रपोज किया था। अब इन पे भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बड़ी डिबेट्स हैं कि कौन किसने किया था, इंडियन साइंटिस्ट थे या जर्मन साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो खैर मशहूर बहुत ही दुनिया में। एरिक कॉर्नेल synthesized the Bose-Einstein condensate। ठीक है, कार्ल वीमन प्रोड्यूस फर्स्ट Bose-Einstein condensate। ठीक है, इन्होंने ये जो लास्ट के आपके जो चार हैं ना, इन्होंने अभी तक थोड़े से इनमें तजाद हैं, थोड़े से इनमें इत्तेफाक राय होने की वजह से, और इनके जो हैं वो शायद हो सकता है कि इन्होंने दोनों ने साथ डिस्कवर किया हो, तो ये भी हो सकता है। आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की जहाँ तक बात है, इन दोनों ने ही प्रपोज किया था, एंड दोनों साइंटिस्ट आज की डेट में भी अलाइव हैं। वैसे तो इन दोनों को ही जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के सिंथेसिस के लिए, और इनका जो है फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो इन्होंने प्रोड्यूस किया था
ठीक है, एक ने सिंथेसिस का काम था, वो कॉर्नेल का था, और कार्ल वीमैन जो थे उनका था कि फर्स्ट बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो ये दोनों, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है इक्वली, अगर मैं कहूँ तो ये रॉन्ग नहीं होगा। अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और मैटर को डिस्कस किया जाता है। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं हो रही। अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि पता है हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है इंसानों का जो एक रहने का तरीका है, और जो कि हमारे आसपास मतलब हमारी इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग है, उसमें अगर कहीं भी देखें तो उसमें केमिस्ट्री का कोई ना कोई रोल है। सिमिलरली बायोलॉजी का है, सिमिलरली फिज़िक्स का है। तो नेचुरल साइंसेस नाम ही इसी वजह से है क्योंकि ये तो नेचर के अंदर आपको कहीं भी ऐसे मतलब मिल सकती हैं। आप खुद एक हैं साइंस। तो अ, उसमें यही बात हो रही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपके डेली लाइफ में क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ उसके चंद एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैं इतनी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करूँगा, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इसकी ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप एक जगह पे इनके नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हमारे टाइम पे भी आए थे कि जो केमिस्ट्री है और डेली लाइफ वो कैसे को इन हैंड, अगर आप देखें 2019 का पेपर उठा के तो आपको मिल जाएगा वहीं पे। तो यहीं पे है ये बात है कि कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ प्योरली केमिकल प्रोसेस। केमिकल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं। Constructions, cleaning and washing of our homes are dependable on chemistry. The production of fertilizers, glass, plastic, synthetic fibers, polymers, ceramics, petroleum products, soaps and detergents are based on chemistry. ठीक है, आपकी फर्टिलाइज़र से लेके जो ग्लास है आपके पास, जी पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, वो आपके पास मोनोमर्स को मिला के बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप तो देखते हैं कि सोप, मतलब साबुन तो सब ने इस्तेमाल किया हुआ, डिटर्जेंट हमने देखे हुए हैं। हमारी ये सारी जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। द डिजीज़ transmitted through impure drinking water as cholera, typhoid, dysentery, skin eye infections can be controlled with the help of chlorine treatment to kill pathogenic organism to obtain pure water. इसमें क्लोरीन का ज़िक्र किया गया है। क्लोरीन किस तरह से गंदगी को जो है वो साफ़ करती है। अगर आप कभी पूल की साइड पे गए हों तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्लोरीन पहले डाला जाता है ताकि पानी को जो है उसकी प्योरिटी ख़राब ना हो। तो उसको प्योर रखने के लिए वहाँ पे हम जो हैं वो करते हैं, मतलब क्लोरीन डालते हैं। इसी से मिलते जुलते यही सवाल है आपके पास। टेस्ट योरसेल्फ के अंदर आइडेंटिफाई एंड लिस्ट डाउन द केमिस्ट्री इन योर होम, कि आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री वाली कौन सी चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऊपर उनका जिक्र हुआ है, हम एक बार उसको पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो वो बेहतर है, आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार बुक्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभार आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उससे भी आ सकते हैं। कभी कभार वर्डिंग चेंज भी हो जाती है पेपर्स में ना। तो आपको हर तरीके से देखना है कि किस तरह आप ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपके पास ज़्यादा इजी ऑप्शन क्या है। हाउ यू कैन रिलेट लिविंग थिंग्स विद केमिस्ट्री। ठीक है, लिविंग थिंग्स को आप यहाँ पे देखा कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट हो रहे थे। तो कोलेरा, टाइफॉइड, ये भी तो एक तरीके की लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके पास लिविंग थिंग्स ही हैं, तो वो हो सकती हैं। अगर आपके पास बैक्टीरिया का जिक्र हो सकता है। ये सब जितनी भी पैथोजेनिसिटी है उसको रिकवर करने में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब आप प्योर वाटर के अंदर क्लोरीन डालना और आई इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना, और जितनी भी इन्फेक्शंस वगैरह आपके पास आते हैं लिविंग थिंग्स, वो केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ बायोकेमिस्ट्री जो है वो रिलेशन है लिविंग थिंग्स का केमिस्ट्री के साथ।
तो ये भी आप उसको पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। अगेन इसके अंदर आपके पास डू यू नो, इसमें मतलब आपके पास सॉल्ट्स इन सोसाइटी आपके पास दिए गए। अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में देखे होंगे तो आपके पास पता चलेगा कि आपके पास जो है ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। बजाय एक चीज़ के जो कि यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत सारे नॉन मेडिकल चीज़ जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज़ होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बोन को हम करते हैं ताकि कैल्शियम सल्फेट होता है उसके अंदर। तो अगर आपने पट्टी यहाँ देखी होंगी तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है, मेडिकल यूजेस के लिए ये काम आता है। Branches of chemistry, as we know, the chemistry is serving humanity everywhere in the environment. Due to its wide scope, chemistry is divided into following main branches. One, physical chemistry. ठीक है, सबसे पहला आपके पास आ जाता है physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of the matter and changes to them. It deals with the laws and principles of governing the combination of atoms. अगर आपने पढ़े हो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ जो आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, आपने पहले अगर आप देखें पुराने एडिशन में भी, तो उसके अंदर आप फिज़िकल केमिस्ट्री को बहुत ही ये कहा जा सकता है कि ये इनकी लॉज की जितनी भी स्टडी है ना, तो वो सारी आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती। ठीक है, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग इट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो वर्ड है हाइड्रोजन के लिए, कार्बन जो आपके पास कार्बन एटम होता है, ठीक है, उसी से डिराइव्ड ये लफ्ज़ है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से जितनी भी स्टडी आपकी रिलेट कर रही होगी जिसमें CH का जिक्र होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, reactions, and and preparation of carbon containing compounds, which includes hydrocarbons except oxides, carbonates and bicarbonates and cyanides। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं, इन चारों को भी आप नोट डाउन करके रख लें। The gasoline, plastics, detergents, dyes, food additives, natural gas and medicines are studied in organic chemistry। ठीक है, गैसोलीन, प्लास्टिक जैसे कि जिक्र हुआ, उसके बाद आपके पास नेचुरल गैस है, मेडिसिन तो है ही आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक तरीके से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। और बायो केमिस्ट्री भी आपकी तरीके एक तरीके से पूरी मेडिकल की जो केमिस्ट्री है उसमें, और जो जानदारों के अंदर पाई जाती है उसको हम बायो केमिस्ट्री के अंदर डील कर रहे होते हैं। Inorganic chemistry, uh, branch of chemistry which deals with the study of all elements and their compound except hydrocarbons। नॉन हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और इनकी स्टडी को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। These compounds are generally obtained from non-living organisms. It is applicable in all areas of the chemical industry such as glass, cement and ceramics and metallurgy। ठीक है, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, सेरेमिक्स हो गए, मेटलर्जी हो गई, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, ये हैं। बायोकेमिस्ट्री जो जैसे नाम सजेस्ट करता है, बायो मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपके पास जो है ये मेडिकल एक टर्म है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म की एक लिटरल डेफिनेशन होती है, मैं वो आपको बता दूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपका जो फूड है उसकी जो कन्वर्जन होती है एनर्जी के अंदर, उसको मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। एंड सिंथेसिस इन लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डज लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, फूड को कन्वर्ट होते हुए देखा होगा आपने एनर्जी की फॉर्म में, तो वही है मेटाबॉलिज्म, और वही उसी सिंथेसिस की बात हो रही होती है इसके। It tells how disorder and deficiency of these biomolecules causes disease। ठीक है, अगर बायोमोलिक्यूल्स कम हो जाए बॉडी में, ठीक है, किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर वो अपनी जो मिकदार है उससे थोड़ी कम पाई जाए या उस हो ही ना, प्रेजेंट ही ना हो, तो उसके बाद आपके पास डेफिशिएंसीज जो हैं वो डिजीज़ कॉज करती हैं। ठीक है, दिस ब्रांच इज़ यूजफुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। ठीक है, ये सिंपल बात, बेसिक बात। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
The branch of chemistry which deals with the study of chemical processes involved in chemical industries for the manufacture of synthetic products. ठीक है, जो इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बनती हैं आपके पास, नाम से ही सजेस्ट है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइज़र, ये इनको फर्टिलाइजर्स, ग्लास, सीमेंट, इनको आप अगर ये देखें तो सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट की भी मैं डेफिनेशन अलग से बता देता हूँ। सिंथेटिक प्रोडक्ट आपके पास होते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल नहीं होते। ठीक है, यही है बात, ये कि फर्टिलाइज़र्स हो गए, ग्लास हो गया, सीमेंट, और ये जितने भी आपके पास आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स तो हैं ही आर्टिफिशियल। तो ये आपके पास आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको रट लें, लिख लें, या कॉन्सेप्चुअली आप अपने बिठा लें, लेकिन ये आप कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनमें से कभी भी आ सकता है कि आपके पास सिंगल लाइन का भी कभी कभार आ सकता है एमसीक्यू। तो उसमें अगर आपके पास यहाँ पे देखिए कौन सी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो रेडियो एक्टिविटी से डील कर रही होती है, तो उसमें तो आपको न्यूक्लियर का जिक्र नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। Radioactive elements are widely used in medicines as diagnostic tools and as means of treatment. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास होता है, मतलब आपने एक्सरे तो देखा ही होगा। ठीक है, ये जितने भी रेज आप इस्तेमाल करते हैं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक डेरिवेशन है। उसमें उसमें हम पढ़ते यही हैं कि रेडियो एक्टिव रेज और इनका जो है का इस्तेमाल कैसे होता है। बायो में अगर उनको देखा जाए तो उनका कैसे होता है। और न्यूक्लियर बॉम्ब तो सबको पता ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब उसका स्पेशली जो कंट्रीज़ हैं और उनके पास, तो उसमें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा रोल। यही बात हो रही है स्पेशली फॉर कैंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आपके पास, वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, यानी बिजली आपकी जनरेट करते हैं। तो ये मींस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया गया है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे के लिए भी यूज़ किया गया है, और उसके जो है नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो वो तो एक इंडिविजुअल और उनके ऊपर होता है। Environmental chemistry, it is a branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on the environment at animals and plants। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है आपके पास जो डील कर रही होती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, केमिकल मटेरियल होते हैं आपके पास, उनका जो है इफेक्ट पड़ रहा होता है किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट या एनिमल्स पे या प्लांट्स पे, इन दोनों में से एक ही या दोनों में हो सकता है। तो पर्सनल हाइजीन, pollution, health hazards are the most important area of environmental chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deals with the separation of analysis of kind, quality, and quantity of various components in the given substance. It is used in chromatography, electrophoresis, and spectroscopy। ठीक है, जब आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर सेपरेशन होगी, वो सारी जो सेपरेशन है वो इस्तेमाल होगी क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफेरोसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें यहाँ से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बाद जो है बेसिक डेफिनेशंस को भी कवर करना है। उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस के बाद हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सारी जो हमें कवर अप करना है, तो विद इन आज ही करना होगा। तो ये सारा इसी वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा। नहीं तो याद रखें, इट इज़ यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफेरोसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with synthetic organic chemistry, pharmacology, and various biological specialties. The medicinal chemistry is used in the synthesis of chemicals, bioactive molecules, drugs, and pharmaceutical agents। ठीक है,
आपके पास फार्माकोलॉजी है, जितनी भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और आपके पास जितनी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल वर्ड से ही अगर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल एजेंट्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो हैं वो आप थेरेपेटिक जो ड्रग्स होते हैं आपके पास, उनकी बात हो रही होती है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी सेम बात है। एंड quantum chemistry, the branch of chemistry which deals with application mechanics and experiments of physical models in chemical system. It is also called as molecular quantum mechanics. ठीक है, the branch of chemistry which deals with the application की बात हो रही है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपके पास है मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन द केमिकल सिस्टम। यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप जाके पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स एक अलग ही ब्रांच होती है, तो क्वांटम केमिस्ट्री भी सिमिलरली उसकी तरह एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे आपके पास मैकेनिक्स है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स हैं। इसके बाद एप्लीकेशन उसकी जो है आते है, इसके अंदर जो है एप्लीकेशन मैकेनिक्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ये सारी जो है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आती है। ग्रीन केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of processes and designing products which are composed of less hazardous substances. It is also known as sustainable chemistry. ठीक है, लेस hazardous substances, इसको हम ब्रेक डाउन करें तो पॉलीकार्बन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये नीचे भी लिखा हुआ है, सेफर केमिकल्स, पॉलीफिनाइल सल्फोन, less hazardous chemicals, polycarbons and safer solvents are examples of green chemistry. The main purpose of this branch is to use waste material efficiently and improvement of energy efficiency in the chemical industry. तो यही है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी बेटरमेंट है, उसके अंदर आपके पास लेस हैजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस जो भी हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री में आप जो है स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, ठीक है। The air you are breathing, book you are reading and the stuff you touch and see. अभी मैं जो भी कर रहा हूँ वो भी एक मैटर है, ठीक है। आपको जो सुनाई दे रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, आप जो भी रीड कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, इसको आप मैटर कह रहे हैं। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज, अब इसकी लिटरल डेफिनेशन है मैटर की, ठीक है। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। मास हो और स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहा हो तो उसको मैटर कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो एनर्जी होती है, तो वो उसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स में इनको बांटा गया है। मैटर यहाँ पे दिया गया है आपके पास, यहाँ पे डायग्राम शो की गई है, फिर फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिया गया है कि सब्सटेंस, डेफिनेट कंपोजिशन, होमोजेनस, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट है, कंपाउंड, एंड ये बेसिकली इसके अंदर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, और यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड का ये जो है डिफरेंस आपको बताया गया है। ये एग्जांपल अगर आप रट लें तो ये अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं हम एटम पे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ नोन एज एटम. Atom are the basic units of matter, define structure of elements, ठीक है। Now it is discovered that atoms are made up of 3 particles, proton, neutrons and electrons. और even इसके बाद भी एक रिसर्च हुई है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बहुत सारे जो है पार्टिकल्स जो हैं पाए गए हैं, और ये तहकीक अभी चल रही है, रिसर्च अभी जारी है। which are composed of even smaller particles is shown in figure 1.2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लासिक वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, प्रोटॉन जो है वो ऊपर की तरफ होता है, न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास बीच में। सो ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव। तो सिंपल ये है आपके पास पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द केमिकल एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था एटम में? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स अगर मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा।
कंपाउंड को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, सिंपल. दैट हैज़ the chemical properties of the element or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. These bonds are formed as the result of sharing or exchange of electrons among atoms. Molecules are mono, di and polyatomic molecules. ठीक है. अब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. अगर आप हीट का चैप्टर पढ़ेंगे इंटर के अंदर तो आपके पास CP, CV और इनका पता चलेगा कि आपके पास डिटेल में पता चलेगा कि होता क्या है. यहाँ पे मोनो एटॉमिक के एग्जांपल दिए गए हैं. नेम हीलियम. ठीक है, हीलियम है, मोनो एटॉमिक है. आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडियन. अब यहाँ पे आ जाती है एक ट्रिक, इनको याद कैसे किया जाए. इसके अंदर आप इनको शॉर्ट न्यूमोनिक्स बना के पढ़ सकते हैं. जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन है ना, तो आप ऐसे करते हैं HAKZERN. ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप छोटे से अगर सिंबल याद कर लें तो आपको वर्ड वैसे भी वह याद हो जाएगा. मेरा तो यही मानना है. जीनॉन के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रेडॉन के अंदर, क्योंकि जीनॉन तो एक, लोग कहते हैं जेड से नाम है तो जीनॉन जेड ऐसे होगा, नहीं, XENON है तो जीनॉन होगा. तो ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए. इसके बाद है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स. डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली जितने भी हैं जिनके भी आगे जो है ना 2 आता है ना, तो वो आपके पास डायटॉमिक है. ये सारे आपके पास N2O2 CeL2 Br2 I2, ये सारे जो हैं आपके पास डायटॉमिक है. इसके बाद है पॉलीएटॉमिक. ओजोन. ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. एंड फास्फोरस के अंदर 4 फास्फोरस होते हैं, मतलब 4 P होते हैं, मतलब P4 होते हैं. सल्फर. सल्फर के अंदर आपके पास यहाँ पे S8 दिया गया है. इसको जूम इन करना पड़ा. S8 दिया गया है, यानी मतलब इसके 8 टोटल होते हैं एटम्स. अब आ जाते हैं सब्सटेंस पे. लोग कंपाउंड और सब्सटेंस को भी कंफ्यूज करते थे, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर कर ले तो बहुत अच्छा होगा. यहीं पे substance, a piece of matter in pure form is termed as substance. Every substance has a fixed composition and specific properties. Every substance has physical and chemical properties. Examples of pure substances include tin, sulfur and diamond, वाटर, प्योर शुगर जिसको हम सक्रोज भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट NaCl की बात हो रही है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, एंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं. ठीक है, सब्सटेंस क्या होता क्या है बेसिकली, ये प्योर फॉर्म में वो होता है कि मतलब जो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाए. ठीक है, वो आपको टेबल सॉल्ट मिलता है. बाकी में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, डिल्यूशंस आ जाती हैं. ठीक है, तो वो जब डाइल्यूटेड हो जाएगा, और आप आगे जाके खुद पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है. तो जब प्योरिटी आती है तो उसके अंदर हम उसको सब्सटेंस के अंदर कंसिडर करेंगे कि ये एक टाइप ऑफ सब्सटेंस है. ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. यहाँ पे सॉल्ट की दी हुई है, डायमंड दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है. इसका एक अलग से तो खैर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए जो कि प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड हैं. और ये जो लास्ट आपकी थर्ड लास्ट लाइन है इसकी आपको ये याद होनी चाहिए. टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट और बेकिंग सोडा. ठीक है, ये 6-7 एग्जांपल्स हैं. आप इनको याद कर लीजिएगा सब्सटेंस के तौर पे, क्योंकि इनका एग्जांपल अगर MCQs में आ गया तो इसमें से भी MCQs आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं. Element. An element is a substance made up of some type of atoms having some atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical reaction. ठीक है, एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जिसके एटम से बना होता है.
having some atomic number and cannot be decomposed into simple substances. अब further ये decompose नहीं हो सकता. Elements occur in nature in free or combined form in solid, liquid, gases state. Now 118 elements have been discovered. Majority of the elements are solid: copper, gold, and zinc, etc. Very few elements are liquid as mercury and bromine. Few elements are gases as hydrogen, oxygen, and nitrogen. Elements are divided into metals, non-metals, metalloids on the basis of their properties. ठीक है, इस पे एलिमेंट्स पे यही बात की गई है कि आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री नेचर में होते हैं या कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स वो कॉपर, गोल्ड और जिंक हैं. वेरी फ्यू एलिमेंट्स लिक्विड एज मर्करी एंड ब्रोमीन है. लिक्विड बहुत ही कम तादाद में होता है, सॉलिड बहुत ही ज़्यादा तादाद में होता है. फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस: हाइड्रोजन, oxygen, and nitrogen. Elements are divided into metals, non-metals, and metalloids on the basis of their properties. Simple. अब metal की यहाँ पे लिखा हुआ है solid material which is typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile with good electric and thermal conductivity. Iron, gold, silver, aluminium, and alloys such as steel ये metal हैं आपके. नॉन मेटल होते हैं जिसमें एलिमेंट जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल के नहीं होते हैं. एबिलिटी टू कंडक्ट हीट ये नहीं होती. लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी ये जो है आपके पास होती है. एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल इज कार्बन. सही है. मेटलॉइड आर एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स. इंटरमीडिएट यानी बीच का मतलब उसकी कुछ चीज़ें मेटल से रिजेंबल करेंगी, कुछ चीज़ें नॉन मेटल से रिजेंबल करेंगी, तो वो आपके मेटलॉइड्स के अंदर आ जाते हैं. हाउ टू राइट अ सिंबल. ये खैर आपके पास इतना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है तो इसका इतना काम है नहीं. आपका कार्बन, सल्फ़र, हीलियम, आपको इनके सिंबल्स जो हैं इजीली आपको याद होने चाहिए. अगर आप पीरियोडिक टेबल एक बार गो थ्रू करेंगे आपको पता चल जाएगा.